Hello students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस फर्मेंट, लेसन नंबर 6 से। ये आपका असाइनमेंट नंबर 46 रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए कॉमन है। इसके अंदर टॉपिक नंबर 1 रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत के अंदर किस किस धर्म का ज्यादा मतलब एक तरह से प्रभाव था, उस पर हम चर्चा करेंगे। रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स ऑफ द विष्णु एंड शिवा। इसके अंदर ये बताया गया है कि उत्तरी भारत के अंदर जितने भी शासक हुए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, दिल्ली के हों, उत्तराखंड के हों या हरियाणा, राजस्थान, तो सभी जितने भी शासक हुए हैं तो सभी ने मोस्टली किनका ज्यादा मतलब प्रभाव रहा है, विष्णु और शिव की भक्ति के अंदर वो ज्यादा उसके प्रति आसक्त रहे हैं, या उनका संबंध सीधी सी बात है हिंदू धर्म से रहा है और उन्होंने इन देवताओं को ज्यादा सम्मान दिया है। इनके बहुत से मंदिर उन्होंने अपने खर्चे से बनवाए, राजकोष से बनवाए। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट फाउंड रिजेंबलिंग द कंपोजिशन ऑफ आलवार एंड नैनार टिल 14th सेंचुरी। जैसे कि हम साउथ इंडिया के अंदर आलवार और नैनार की उपस्थिति को बहुत आसानी से पा जाते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर आलवार वैष्णव भक्त होते थे और नैनार शैव भक्त होते थे, तो यहां पर उत्तरी भारत के अंदर इनका कोई भी प्रतीक या नामो निशान नहीं मिला है, यानी उत्तरी भारत में इनका 14वीं सदी तक कोई ऐसा विस्तार नहीं था। इसके बाद है राजपूत किंगडम्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस। इस समय तक उत्तरी भारत में राजपूत साम्राज्य बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, उसका विकास हो रहा था। ब्राह्मण्स हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन ऑल किंगडम्स। सभी उत्तरी भारत के सभी साम्राज्यों के अंदर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मणों से हर कार्य पूछकर किया जाता था। हर तरह का धार्मिक या किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य कराना है तो वो ब्राह्मणों के हाथ से ही संपन्न होता था। इससे पता लगता है कि ब्राह्मणों को बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति उन्हें प्राप्त थी। खुद राजा लोग भी उनका सम्मान करते थे, उन्हें दान देते थे और उनको कभी किसी अवसर पर कभी किसी अवसर पर उनको बुलाया जाता था। इसके बाद है आउट ऑफ ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर। अब तक हम ब्राह्मणों के प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद ब्राह्मणों के उस प्रभाव से या उस ढांचे से बाहर निकलने के दौरान के जो प्रयास कब से शुरू हुए हैं उसके पे चर्चा करेंगे। अदर रिलीजियस लीडर्स वर गेनिंग ग्राउंड हु डिड नॉट फंक्शन विद इन ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के अनुसार या ब्राह्मणीय ढांचे के अनुसार उन रीति रिवाजों को फॉलो नहीं किया जो ब्राह्मणीय ढांचे ने बनाया था या ब्राह्मणों ने जिन्हें बनाया था, क्योंकि वे अपने खुद की पोजीशन को मजबूत रखते थे। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये वे नेता थे, ये वे धार्मिक नेता थे जिन्होंने ब्राह्मणों के अनुसार अपने आचरण नहीं रखे और इन्होंने अपनी मन मर्जी से जो इन्हें सही लगा उसके अकॉर्डिंग ये रीति रिवाज अपनाते चले गए। जैसे कि नाथ, जोगीस एंड सिद्धs, इनमें नाथ और जोगी और सिद्ध का नाम विशेष रूप से आता है। Most of them belong to artisans groups in including weavers। इनमें से अधिकतर का जो संबंध था वो बुनकर समुदाय से था, यानी दस्तकार से था जो अपना खुद का काम खुद कर सकते थे और इस तरह के दस्तकार आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। इनके पास ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन, इनके पास एक अच्छा संगठित दस्तकारी का काम था जिसको इन्होंने बहुत दूर दूर तक फैलाया था। पश्चिम और मध्य एशिया तक इनका व्यापार होता था, यानी इनसे इनके हाथ से बना हुआ माल इन क्षेत्रों तक भी जाता था, वहां तक के प्रभाव में ये लोग थे। ट्रेड रिलेशंस वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, इनके व्यापारिक संबंध पश्चिम और मध्य एशिया तक पाए जाते थे। अब इसके बाद है डिक्लाइन इन द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मणों के वर्चस्व में या ब्राह्मणों का जो अधिनायकवाद था या उसका वर्चस्ववाद था उसमें कमी कब से स्टार्ट हुई। न्यू रिलीजियस लीडर्स चैलेंज टू अथॉरिटी ऑफ वेदास। नए नए धार्मिक नेताओं ने वेदों की चुनौतियों को भी चैलेंज कर दिया कि वेदों के सामने क्या वेदों के अनुसार आचरण करना ही जरूरी नहीं है, हम अपने तरीके से भी आचरण कर सकते हैं। वो कैसे? गेव देयर आइडियाज इन कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि वेदों के अंदर ज्यादातर संस्कृत का यूज किया गया है, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन लोगों ने जो नए धार्मिक नेता थे इन्होंने लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दी
लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता देने की वजह से उस लोकल लैंग्वेज को भी एक पहचान मिली। जैसे कि आज हम विभिन्न भाषाओं को अपने भारतीय स्तर पे देखते हैं तो वो अलग अलग भाषाओं की लोकप्रियता है तो कहीं ना कहीं ऐसे धार्मिक नेताओं की वजह से भी है। जैसे कि हमारे भजन हैं, हमारे गीत हैं, हमारी पोएम्स हैं, तो उनको हम अपनी स्थानीय भाषा के अंदर अगर हम समझते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं और ज्यादा लोगों को जोड़ पाते हैं। तुर्क कैम इंडिया इन 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के अंदर तुर्क इंडिया में आए एंड एस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को गठित कर दिया। यहां पर हम देखेंगे कि जैसे ही तुर्क यहां पर आते हैं और 13वीं सदी के अंदर उन्होंने सल्तनत की नींव रखी है तो उसमें राजपूतों का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर क्षत्रिय ही राजा थे, राजपूत ही राजा थे। अब राजपूतों की जो सम्मान में कमी आती चली गई, उनके प्रभाव में कमी आती चली गई और ब्राह्मणों के प्रभाव में भी कमी आती चली गई। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक पूरा होता है कि उत्तरी भारत के अंदर जो किस तरीके का धार्मिक प्रभाव था, किस तरह का वर्चस्व था, ब्राह्मणों को कितना महत्व मिलता था। यहाँ हमने देखा इस पैराग्राफ में ब्राह्मणों को बहुत अधिक महत्व मिलता था और राजपूत किंगडम्स मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में थे और लगभग हर प्रांत के अंदर, हर रियासत में राजपूत साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसके बाद है ब्राह्मणीय धर्म के अनुसार या ब्राह्मणीय ढांचे से बाहर निकलकर उन रिवाजों को ना निभाना जो ब्राह्मण धर्म में बताए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे भी लोग थे जैसे कि बुनकर समुदाय के कुछ धार्मिक नेताओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाथ, जोगी और सिद्ध इसके उदाहरण है हमारे सामने। इसके बाद आता है डिक्लाइन इन द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के वर्चस्ववाद में किस तरह से कमी आई है। हम इसको देखते हैं कि इसमें एक तो राजपूत साम्राज्य के अंदर राजपूतों का सम्मान है वो धीरे धीरे कम हुआ और ब्राह्मणों का सम्मान भी कम हुआ। धन्यवाद। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बिकेम ए पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। किस तरीके से इस्लाम का हिस्सा भारत बना, यानी भारत में इस्लाम किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हुआ और बाकी जो विश्व में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो चुका था उससे किस तरीके से जुड़ा। जैसे कि अरब मर्चेंट्स फ्रीक्वेंटली कैम अलोंग द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इन द फर्स्ट मिलेनियम सी, यहाँ पहली सहस्त्राब्दी के दौरान पश्चिमी तट के सहारे सहारे बहुत से अरब व्यापारी हमारे भारत में आए थे। उन्होंने अरब व्यापारियों ने लौंग, इलायची जैसे गरम मसालों का बहुत ही पुराना, हमारे देश का जो मसालों का व्यापार है बहुत पुराने समय से चल रहा है, तो उसको वो प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ से आयात और निर्यात दोनों ही होता रहता था। एंड पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया कैम इन द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, और मध्य एशिया से भी काफ़ी मात्रा में लोग आए और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर वो आकर के बस गए। कौन कौन से क्षेत्रों में बसे हैं? उत्तरी भारत के अंदर और पश्चिमी भारत के अंदर, यानी उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर मध्य एशिया से आए हुए लोग बसे हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया कि जब ये सारे जितने भी अरब मर्चेंट्स आए थे सारे मुस्लिम थे, जहाँ भी ये बसे तो इन्होंने अपने धर्म का, अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू किया। इनके आसपास के लोग इनसे प्रभावित हुए और इस तरीके से इस्लाम का प्रभाव हमारे समाज पर पहली बार इस तरीके से स्टार्ट हो गया। इसके बाद है एडवेंट ऑफ इस्लाम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 7वीं सदी तक आते आते इस्लाम अपनी गति जोर से पकड़ने लगा और काफ़ी संख्या में लोग अनुयायी इसके बनने लगे। पूरे भारत के अंदर जगह जगह मस्जिदों का निर्माण होने लगा, क्योंकि इसके जो अनुयायी थे उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब तक राजनीतिक जो सपोर्ट नहीं मिलती है तब तक उतना ज़्यादा मतलब कोई भी धर्म इतना एक्सटेंड नहीं कर पाता है, लेकिन इस धर्म ने हमारे देश के अंदर राजनीतिक सपोर्ट के बगैर भी काफ़ी हद तक अपने पैर मजबूत कर लिए थे। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक अथॉरिटी, इस्लामिक या मुस्लिम सत्ता का उस संगठन की नींव रखना। ये कैसे रखा गया? इन 711 सी एन अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध जो कि भारत का ही एक प्रमुख भाग था, यानी एक तरह से कहें भारत का सबसे प्रमुख भाग कहें,
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में इंडिया पर हमला किया और उसने इस क्षेत्र को जीत लिया, सिंध को जीत लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस तरीके से हमारा देश एक मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब उसने यहाँ आकर के इसके अंदर अभी इस्लामिक कानून लागू किए, शरीयत के कानून लागू किए, उन्हीं निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करवाया, तो समाज पर एक इम्पैक्ट मिला और जिस चीज की कमी थी वो अब पूरी हो गई। यानी राजनीतिक सत्ता का जो समर्थन था उस समय तक नहीं था, 7वीं शताब्दी तक इसमें, लेकिन अब हम और आगे जैसे बढ़ते हैं तो ये 8वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें राजनीतिक सत्ता का समर्थन इनके साथ हो गया है और अब मुस्लिम सत्ता अपने आप में मजबूत सत्ता बन चुकी है। इसके बाद है मेंटेनिंग बैलेंस विद सब्जेक्ट। मुस्लिम रूलर्स ने क्या किया, मुस्लिम रूलर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें धार्मिक गुरुओं की जरूरत होती है। धार्मिक गुरु उनको समय समय पर निर्देशन प्रदान करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उलेमा कहा जाता है। मुस्लिम रूलर्स सपोज टू बी गाइडेड बाय उलेमास, दे एंश्योर्ड दैट दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू शरिया। उलेमा लोगों का या धार्मिक जो गुरु हैं उनका काम क्या है कि वो ये जांच करने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई कानून बनेगा, जब भी कोई नियम कानून बनेगा या लागू होगा तो उसको देखते हैं कि शरीयत के अनुसार है या नहीं, हदीस के अनुसार है या नहीं, या हमारी जो कुरान है उसके अनुसार है या नहीं। अगर वो उसके अपोजिट जा रहा है तो उसके खिलाफ में भी वो डिसीजन दे सकता है। यानी धार्मिक गुरुओं का बहुत अधिक प्रभाव है इस धर्म के अंदर। इसमें ऐसा माना गया कि अपने धर्म के अनुयायियों के लिए जैसे मस्जिदें खोलना, दूसरे धर्म के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, दूसरे धर्म के लोग भी हमारे इंडिया के अंदर काफी संख्या में लोग हुआ करते थे, लेकिन इसके कंटेक्स्ट में बताया जाता है कि उस समय जब ये मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें जब गहरी हो चुकी थी तो ज़्यादातर शासक जो थे उनका धर्म मुस्लिम था और जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों के अंदर मोस्टली जो राजधर्म अपनाया गया था वो मुस्लिम धर्म था। इसलिए ये दोनों रीजन बन रहे थे। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा समाज भी था जो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उनके धर्म को राज सत्ता का धर्म नहीं बनाया गया, जैसे कि हिंदू धर्म। इसके अंदर अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी कुछ अच्छे बिहेव के बारे में कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे औरंगजेब का उदाहरण देखने को मिलता है और अकबर का उदाहरण देखने को मिलता है। हालांकि अकबर ने शुरुआत में जजिया कर लगाया था, गैर मुस्लिम समाज के जो भी लोग हैं, गैर मुस्लिम जो भी अन्य धर्मों के लोग हैं, जैसे हिंदू है, यहूदी है या ईसाई है या बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोग हैं, उन पर उन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया था और वो पूजा करने जाते थे तो उन पर टैक्स लगता था। लेकिन ये बात गलत थी। धीरे धीरे उसको अनुभव हुआ, इस तरह की गलती का एहसास हुआ, उसने उस कर को हटा लिया, यानी जजिया कर को हटा दिया गया। तो जिम्मी लोग वे लोग थे जो गैर इस्लामिक थे, यानी गैर इस्लामी या मुस्लिम जो लोग नहीं थे, अन्य धर्मों से संबंध रखते थे, उनको हम जिम्मी के नाम से जान सकते हैं, यानी उन्हें जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी लोगों के लिए उनसे कुछ पैसा लिया जाता था उनकी सुरक्षा के नाम पर, ताकि अगर उन्हें कोई तंग करे, परेशान करे तो सरकार की तरफ से उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती थी। उन्हें कहा गया था प्रोटेक्टेड, एक तरह से क्लासिफिकेशन या उनको एक वर्ग क्लास प्रोटेक्टेड सेक्शन उन्हें कहा गया है, आरक्षित वर्ग की तरह से उनके साथ बिहेव होता था। इसके अंदर आगे बताया गया है कंटेक्स्ट ऑफ जिम्मी एंड ग्रांट्स वर गिवन। उस समय जिम्मी लोगों के बारे में आपको बता चुका हूं और ग्रांट्स के बारे में यह है कि विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपनी धार्मिक सत्ताएं या अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं खोल सकते थे। उसके लिए अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता था, राजा लोग दान देते थे। जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उस मंदिर के लिए अनुदान अकबर या औरंगजेब जैसे शासकों से प्रदान कराया गया। और अगर और जैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके भी अपने धार्मिक संस्थानों के विकास के लिए और उनकी नींव रखने के लिए इन्होंने पैसे दिलाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत के अंदर इस्लाम की जड़ें इस तरीके से गहराई हैं। 7वीं सदी तक इतना यहाँ पे इतना वर्चस्व नहीं था इस धर्म का, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जब से इसका आक्रमण हुआ है अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम का, तब से यहाँ पर मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ता चला गया। मुस्लिम धर्म की छवि एक मतलब व्यापक रूप लेती चली गई और हम देख रहे हैं कि
कुछ शासकों ने बहुत अच्छा बिहेव भी किया है। ऐसे नियम कानून कायदे नहीं बनाए जाते थे जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी हो, सबको देख करके बनाए जाते थे। जैसे कि मुगल शासकों के बारे में वे अपने आप को कभी परिभाषित करते थे तो इस रूप में करते थे कि वे मुस्लिमों के शासक भी हैं और अन्य लोगों को भी शासक हैं। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक वर्ग के शासक हैं, वो सारे वर्ग के शासक हुआ करते थे। तो ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। धन्यवाद।